हाँ, तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो आपको रेगुलर वीकली एनालिसिस में आना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज पार्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि खाली स्ट्रेटजीज और इससे काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे हम लोग कभी साइकोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स के ऊपर भी बातचीत करेंगे। फिर फंडामेंटल्स के बारे में तो मैं बात करता ही हूँ आपसे हर वीक, फंडामेंटल और टेक्निकल्स के बारे में, कि फंडामेंटल्स के अंदर जैसे कौन कौन से डेटा इवेंट्स हैं, कौन से डेटा इवेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। कुछ एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और फिर हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलेंगे। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पे बातचीत करूंगा आपसे डॉलर इंडेक्स के बारे में। मैं बात करूंगा ये वेनेसडे के दिन और ट्यूसडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन क्या हुआ, आपका सीपीआई डेटा आया था। तो सीपीआई डेटा आने के बाद दोनों तरफ का मूवमेंट दिया इसने, डॉलर इंडेक्स ने। और अगले दिन आपका रात को 11:30 बजे एफओएमसी डेटा था, मतलब ठीक है। तो उस दिन जब आपका डेटा आया तो ये एफओएमसी पे ये गिरा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो फेडरल बैंक है उसने इंक्रीज नहीं किए, नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स। तो जिसकी वजह से क्या नेगेटिव हो गया। अभी नेगेटिव क्यों हुआ? देखो, जब भी इंटरेस्ट रेट्स कोई भी इकोनॉमी के अंदर बढ़ता है तो वहाँ की करेंसी क्या होती है, स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है ना, इसके पीछे फंडामेंटल रीजन है। जैसे डॉलर का अगर इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमी का अगर अमेरिका का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो डॉलर की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। अब ये इतना सिंपल नहीं है। मान के चलो अगर गवर्नमेंट ने 0.25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया तो वैल्यू क्या ऊपर जानी चाहिए, लेकिन कई बार हम क्या देखते हैं कि वैल्यू नीचे चली जाती है, डॉलर नीचे गिर जाता है। पॉजिटिव न्यूज आने के बावजूद भी आपका डॉलर इंडेक्स नीचे गिर जाता है, या कोई भी चेंजेस नहीं किए तो डॉलर ऊपर भग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चेंजेस नहीं हुए इंटरेस्ट रेट्स के अंदर, ये नेगेटिव सेंटिमेंट बनाता है डॉलर के लिए। ठीक है ना, क्योंकि हम सेंटिमेंट अगर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, और कोई भी चेंजेस ना नहीं करने का मतलब है कि इक्विवेलेंट टू कि हमने इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ाने के इच्छुक नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करने के इच्छुक नहीं है, विच इज नेगेटिव सेंटिमेंट फॉर द डॉलर। अब होता क्या है कि आज सरकार ने मान के चलो 25 बेसिस पॉइंट आपका इंक्रीज कर दिया, तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो अपना स्टेटमेंट रिलीज करता है, और उस स्टेटमेंट के अंदर वो ये बोल देता है कि भाई इस साल के अंत तक, यानी अभी जून चल रहा है, आने वाले 6 महीने के अंदर हम सिर्फ 2 बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है सरकार इस बात के लिए कि 2 बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा और वो भी 25 बेसिस पॉइंट का होगा, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। जिसकी वजह से पहले तो क्या हुआ, जब इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ इस वेनेसडे को, तो ये पहले गिर गया डॉलर इंडेक्स। और जब स्टेटमेंट आया कि भाई हम साल में 6 महीने के अंदर 2 बार इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेंगे, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, इंस्टीट्यूशनल इस बात का एनालिसिस करता है और एनालिसिस में उसको लगता है थोड़ा सा टाइम, कि भाई अगर 2 बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे तो इकोनॉमी के अदर जो डेटा पॉइंट्स हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लिक्विडिटी प्रॉब्लम कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी हमारे। तो वो जब उन्होंने डेटा एनालिसिस करा तो उन्होंने कहा यार कोई ज्यादा इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है नहीं अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है ना, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है नहीं, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 2 बार ही बढ़ाएंगे 6 महीने के अंदर। तो ये नेगेटिव हुआ सेंटिमेंट, ये नीचे गिरने लगा। अब ये ज्यादा नीचे क्यों गिरा? क्योंकि अब देखो, नेक्स्ट मीटिंग कब है आपकी, जुलाई के अंदर। तो जुलाई में जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है वो किस बेसिस पे डिसीजन लेता है, जो डेटा आपके जून मंथ के अंदर आएंगे। जून मंथ के अंदर क्या क्या आएगा आपका, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा आएगा आपका। गाइस प्लीज अपने माइक को आप बंद रखें, ऑन ना करें, क्योंकि डबल डबल वॉइस आपकी आएगी मेरी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा है, इसी का पार्ट है नॉन फार्म पेरोल डेटा। यार आप सर आपकी आवाज ब्रेक सबको हो रहा है सर। आप सबको म्यूट कर दो सर। हम्म, तो जून का आपका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा अभी आया था, कब आया था आपका, मैं दिखा देता हूँ देखो। ये सब इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा तभी आप पैसा बना पाओगे।
ये ये रहा। ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया था, जो कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा नेगेटिव था। नेगेटिव मतलब ये डेटा प्रीवियस डेटा से, फोरकास्ट डेटा से बढ़कर आने का मतलब क्या है कि बेरोजगारों की संख्या आपकी बढ़ गई है। यानी देखो, ये 15 तारीख को डेटा आया था, मैं डेट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। 15 जून का डेटा था। तो उस वक्त जब डेटा आया तो डॉलर इंडेक्स में एक नेगेटिव सेंटीमेंट मिला। क्यों? इसका देखो रिलेशन समझना आप। पहली बात, अगर बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है तो अमेरिका के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है कि जितने भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट डेटा या एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइल अप करते हैं, जब तक उनकी जॉब नहीं लगती है तो सरकार $300 हफ्ता या $600 हफ्ते के उनको देती है, उनका घर खर्च चलाने के लिए। ठीक है ना, वो सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अगर सरकार के रिजर्व्स या सरकार के खजाने के अंदर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा लोग उस $600 को क्लेम करेंगे वीकली या $300 को क्लेम करेंगे वीकली, तो सरकार के खजाने पे फर्क पड़ेगा। तो वो नेगेटिव है, पहली बात। दूसरा, अगर बेरोजगारी ज्यादा है, लोगों के पास इनकम नहीं है, तो वो खर्चा नहीं करेंगे। खर्चा नहीं करेंगे तो मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो जाएगा, दुकानदार की इनकम कम होगी, होटल वालों की इनकम कम होगी, टूरिस्ट प्लेसेस की इनकम कम होगी। आप समझ रहे हैं? एक ये इफेक्ट है, बहुत लंबा इफेक्ट पड़ता है। तो उनको लगा कि जब मार्केट के अंदर इकोनॉमी में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना, लोग अगर सामान परचेज नहीं करेंगे तो महंगाई का मतलब ही नहीं है, महंगाई ठंडी हो जाएगी। क्योंकि जिस बंदे को अपना माल बेचना है वो कम मार्जिन में भी अपना माल बेचेगा, यानी प्राइजेस को कम करेगा। यानी इन्फ्लेशन, जो कि महंगाई दर का इंडेक्स है, वो आपका कम हो जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन शांत हुआ तो सरकार इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगी, और इंटरेस्ट रेट अगर नहीं बढ़ा तो डॉलर को नीचे आना है। तो इस चीज को इन्होंने प्रेडिक्ट किया और डॉलर को इन्होंने गिरना चालू कर दिया। डॉलर को इन्होंने गिरना चालू कर दिया। तो लास्ट वीक जब हमारा टेक्निकल एनालिसिस का सेशन हुआ था, वीकली एनालिसिस का, तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि अगर ये $103 के नीचे, टेक्निकल ग्राउंड्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर $103 के नीचे क्लोज हो जाता है तो अगला टारगेट कौन सा है? 101.30 का। जितने भी पुराने लोग हैं सब जानते हैं, ये लेवल मैंने पहले का दिया हुआ है। और मैंने आपको सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे बताया था कि अगर 103 के नीचे बंद हो गया तो ये नीचे आ सकता है। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक पैटर्न भी दिखाया था, कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाया था डेली चार्ट के अंदर। और मैंने आपसे कहा था ये पैटर्न अभी फॉर्मेशन में है, फॉर्मेशन पूरा हुआ नहीं है। ये देखो कप एंड हैंडल है, ये फॉर्मेशन में था हैंडल, और हैंडल का ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन अभी भी डॉलर में वीकनेस नहीं आई है बहुत ज्यादा। आप ये मत समझना कि डॉलर खत्म है, नहीं। जब तक ये राउंडिंग बॉटम का लो ये नहीं तोड़ता, तब तक कोई भी डिप आता है, पूरे पूरे चांसेस हैं डॉलर इंडेक्स को वापस ऊपर आने के, पूरे पूरे चांसेस हैं। तो जब तक ये 101.30 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक दोस्त पूरे पूरे चांसेस हैं, कहीं से भी किसी भी लेवल से बाउंस बैक ले सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे देखो प्रीवियस स्विंग लो, जैसे स्विंग लो मार के ऊपर भगा था, ये लेवल है आपका 101.80 का, लिख लो उसको भी। तो ये भी वो लेवल है जहां पे डॉलर इंडेक्स आके आपका सपोर्ट एक बार ले सकता है, या इसको थोड़ा सा तोड़ के फिर ऊपर भग सकता है। यानी 101.80 के आसपास से आप बाइंग पोजीशन चालू कर सकते हो डॉलर के अंदर, और सेलिंग चालू कर सकते हो आप यूरो के अंदर। यानी जब डॉलर इंडेक्स आपका 101.80 आ जाता है यहाँ पर, तो यूरो का जो भी लेवल हो, यूरो यूएसडी का, वहां पे आप सेल पोजीशन बना सकते हो। एवरेज कहाँ पे करनी है आपको? अगर ये लेवल तोड़ के डॉलर इंडेक्स अगर 131 आ जाए, उस समय यूरो यूएसडी का जो भी लेवल हो, दूसरा लॉट वहां पे शॉर्ट कर देना, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली ये बाउंस बैक मारेगा और यूरो भी आपका ऊपर से नीचे आएगा। वहां पे आप अच्छे खासा प्रॉफिट्स को बना सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मेन इंपॉर्टेंट डेटाज है, डेटाज बहुत सारे हैं, मैं आपको मेन मेन बता देता हूँ। आने वाले वीक के अंदर आपका जीबीपी का मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो ये डिसाइड करती है कि भाई हमें जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने नहीं बढ़ाने। अगर मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की मैं बात करता हूँ, तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन है, वो यूके के अंदर है, वो यूके के अंदर है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार हर बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रही है। अभी दोबारा से वहाँ के जो कर्मचारी हैं, लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई हमारे वेजेस बढ़ाओ, हमारा पैसा बढ़ाओ। तो पैसा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई दर बढ़ेगा। तो वहाँ के जो एनालिस्ट हैं या वर्ल्ड के एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं भाई जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर है 0.50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं 0.50% भी इंक्रीमेंट ना मानूं, तो 0.25 बेसिस पॉइंट तो इंक्रीमेंट होना ही होना चाहिए।
101%, ये बात पहले डिस्काउंट हो चुकी है। अगर ये डिस्काउंट हो गया है पहले कि 0.25 बेसिस पॉइंट आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, तो आप ये मान के चलिए जीबीपी आपका ऊपर जाएगा। और ये चीज ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर ली है, ये चीज ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर ली है, जिसकी वजह से आपका जीबीपी यूएसडी क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जीबीपी यूएसडी ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जीबीपी यूएसडी ऊपर जा रहा है आपका। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिसकी वजह से जीबीपी यूएसडी आपका ऊपर जा रहा है, और ये मार्केट ने पहले डिस्काउंट कर लिया था। अच्छा, लास्ट वीक क्या हुआ, एक चीज और बढ़िया चीज हुई लास्ट वीक कि जेपीवाई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को चेंज नहीं किया, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया। तो ये क्या होना चाहिए, जेपीवाई के लिए नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो पेयर है यूएसडी जेपीवाई ऊपर जाना चाहिए। क्या वो ऊपर गया? देखो गाइस प्लीज मेरे स्क्रीन पे ना लिखें। ठीक है, क्या जीबीपी यूएसडी जेपीवाई ऊपर गया? बिल्कुल ऊपर गया, ये देखो यूएसडी जेपीवाई ऊपर गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम फॉरेक्स मार्केट में आते हैं, हमें ये सिखाया जाता है कि भाई डॉलर इंडेक्स इज दी मदर ऑफ ऑल फॉरेक्स करेंसी पेयर, या डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स अगर मदर ऑफ ऑल करेंसी पेयर है, तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर बेस करेंसी कौन सी है, डॉलर। तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गिर रहा है, अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गिर रहा है तो यूएसडी जेपीवाई क्यों ऊपर जा रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रनिंग इन यूएसडी जेपीवाई, रैली इन यूएसडी जेपीवाई? तो समझो आप यूएसडी जेपीवाई का रिलेशन है जेपीवाई के करेंसी पेयर्स के साथ। जेपीवाई हो गया आपका, जीबीपी जेपीवाई हो गया आपका, यूरो जेपीवाई हो गया आपका। तो अगर ये जेपीवाई पेयर्स ऊपर जा रहे हैं आपके, ये देखो जीबीपी जेपीवाई ऊपर गया, मैं आपको बहुत बड़े कोरिलेशन समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं चार्ट लगाता हूँ यूरो जेपीवाई का, ये यूरो जेपीवाई ऊपर जा रहा है। अब मैं चार्ट लगाता हूँ यूएसडी जेपीवाई का, आप समझ रहे हो? जब यूएसडी जेपीवाई भग रहा था, सॉरी जीबीपी जेपीवाई भग रहा था, जब आपका यूरो जेपीवाई भग रहा था, तब यूएसडी जेपीवाई आपका नीचे चल रहा था, तब यूएसडी जेपीवाई आपका नीचे चल रहा था। इसका मतलब अगर इनके दो बचे हुए जो पेयर हैं, यूरो जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं और एक पेयर नीचे है, तो दो ही चीजें हो सकती हैं। क्या? कि अगर जीबीपी जेपीवाई और यूरो जेपीवाई एक लेवल पे आके रुक जाते हैं, रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और रेजिस्टेंस लेने के बाद वहां से अगर नीचे आते हैं, तो यूएसडी जीपीवाई एक ऐसा पेयर होगा जो सबसे ज्यादा गिरेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स गिर रहा था। लेकिन जीबीपी जीपीवाई और यूरो जीपीवाई ने अपनी जो चाल है ऊपर की, उसको रोका नहीं, उसको और बढ़ा दिया, जिसकी वजह से यूएसडी जीपीवाई में मोमेंटम आया, ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर भगने लगा। हालांकि उतना नहीं भगा है जितना यूरो जीपीवाई जीबीपी जीपीवाई भग गया, लेकिन यस इन्होंने यूएसडी जीपीवाई को पुल किया अपनी तरफ। तो कई बार क्या होता है कि डॉलर इंडेक्स के साथ जो लोग कोरिलेशन करते हैं यूएसडी जीपीवाई का, तो कभी कभार ये नहीं काम करता है 10% ऑफ द टाइम, 90% काम करता है, लेकिन 10% ऑफ द टाइम ये काम नहीं करता है। अगर मैं आपको यूएसडी जीपीवाई और डॉलर इंडेक्स का रिलेशन दिखाऊं, जो आपका डॉलर इंडेक्स है, और यहाँ पे आप ले लो यूएसडी जीपीवाई, देखो नेगेटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन, डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, यूएसडी जीपीवाई ऊपर जा रहा है। जबकि इनका कोरिलेशन देखो मैक्सिमम टाइम सेम रहता है, यहाँ देखोगे मैक्सिमम टाइम सेम है। डॉलर इंडेक्स ऊपर गया, यूएसडी जेपीवाई ऊपर गया, ठीक है। डॉलर इंडेक्स नीचे आया, यूएसडी जेपीवाई नीचे आया। यहाँ भी देखो यूएसडी डॉलर इंडेक्स नीचे गया, यूएसडी जेपीवाई नीचे आया, ये ऊपर, ये भी ऊपर। अब ये नीचे, ये भी नीचे, लेकिन ये थोड़ा सा रुका हल्का सा, यूएसडी जेपीवाई आपका भाग गया, क्योंकि इसके जो मदर पेयर्स थे, अलग पेयर्स थे, इसके साथ ही थे, जीबीपी जेपीवाई यूरो जेपीवाई, वो आपका तेज थे। तो ये सब चीज आप ध्यान रखना। मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको कॉल दिया था यूएसडी जीपीवाई बाय का, क्योंकि देखो मार्केट में क्या होता है कि हमेशा ये फाइंड आउट करो कि कौन सा करेंसी पेयर स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, कौन सा करेंसी पेयर वीकनेस उसके अंदर आ रही है। भाई नॉर्मल सी बात है, आप अपने मोहल्ले में किसके साथ पंगा नहीं लोगे? जो आपसे ज्यादा ताकतवर है उसको आप नहीं पीट पाओगे, लेकिन जो आपसे कमजोर है, आपको लगता है कि ये मेरे को कुछ नहीं कर पाएगा, उस पर आप अपना हुक्म चलाओगे, उस पर आप ऑर्डर करते हो।
भाई मैं हर जगह देखता हूँ, मैं कॉलेजेस में था तब भी ऐसा होता था, स्कूल में था तब भी ऐसा होता था, ठीक है ना। और ट्रेडिंग मार्केट के अंदर भी ऐसा ही होता है, जो स्ट्रेंथ है जिसके पास उसको पकड़ लो, और जो वीक है उसको पीटते जाओ, वो नीचे ही गिरेगा करेंसी पेयर आपका। तो ये फॉर्मूला आप डेफिनेटली इसको अपनाओ, ठीक है ना। मार्केट में आप लोग क्या करते हो, आपने 2-3 करेंसी पेयर पकड़ लिए, वो भी अच्छी बात है अगर उसमें ट्रेडिंग सिस्टम है आपका, ठीक है। जैसे आपने गोल्ड पकड़ लेते हैं, सबसे ज्यादा लोग गोल्ड पकड़ते हैं। गोल्ड में चाल आए नहीं आए, कुछ भी मूवमेंट हो, पागलों की तरह लगे रहना है बस गोल्ड के पीछे। कोई भी नया बंदा फॉरेक्स मार्केट में आता है, सबसे पहले गोल्ड, पुराना बंदा गोल्ड, मिजोला बंदा गोल्ड, हर कोई गोल्ड। क्या बात है, और कोई करेंसी पेयर क्या पेमेंट पैसा नहीं देता है क्या? ये सब लोग गोल्ड के पीछे पागल हो जाते हो, और गोल्ड में मरोगे, गोल्ड में नुकसान खाओगे, फिर भी गोल्ड में घुसोगे। क्यों? वहां पे क्या मूवमेंट आपको नजर आती है, आपको लगता है छोटी सी मूवमेंट आई, 2 पॉइंट मिल गए, $2 अंदर, $20 अंदर, $200 अंदर, ठीक है ना। इसी हिसाब से जाते भी हैं आपके, चाहे मूवमेंट हो ना हो, चाहे वो ट्रेंड अपना खो चुका हो गोल्ड, लेकिन फिर भी आप उसके अंदर लगे रहते हो आप लोग, ठीक है ना दोस्तों। एक मिनट होल्ड करना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। एक मिनट। तो यही मैं आपको बताता हूँ, यही वो जगह है दोस्तों जहाँ पे आपको फैक्ट एंड फिगर्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप डेफिनेटली हमारे वीकली एनालिसिस को मिस मत कीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। जीबीपी का समझ में आ गया, जीबीपी यूएसडी में 0.25 बेसिस पॉइंट आपका इंक्रीज हो सकता है, तो जीबीपी यूएसडी आपका जा सकता है ऊपर, और ये ऑलरेडी बग चुका। अब मेरे को बताओ ऐसी पोजीशन के अंदर जहां ये जीबीपी यूएसडी और बग गए, यहाँ पे खरीदने का फायदा है क्या? यहाँ पे खरीदने का फायदा है क्या, ये बताओ आप। ठीक है, यहाँ पे खरीदने का फायदा है क्या? अब ऐसे समय में दो कारण हो सकते हैं, या तो पुल बैक आए तो मैं बाय करूं, जैसे यहाँ पे पुल बैक आया था, बाय करना बनता था, लेकिन यहाँ पे तो हमें सेलिंग नजर आने लगी थी, हमें लग गया था कि यहाँ से तो ये। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि मैं कई हफ्तों से जीबीपी यूएसडी में टारगेट लेके चल रहा हूँ 2800, 2857, 2800, 2857, याद है आप लोगों को? काफी टाइम से मैं, जब ये 2400 2500 चलता था, 2350 चलता था, तब से मैं जीबीपी यूएसडी चिल्ला रहा हूँ 2800 जाएगा, 2800 जाएगा, 2800 जाएगा। अगर जितने पुराने लोग हैं उनको याद होगा ये बात, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप एनेक्सा प्राइम के यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, और वहां पे आप पुराने एनालिसिस को जाके देखें, वहां पे मैं जीबीपी यूएसडी चिल्ला रहा हूँ कि 2800 जाएगा, और ये 2800 हो गया। अब आगे के लिए क्या, देखो लेवल्स हम निकालते हैं इसके लिए, सेलिंग वेलिंग कहाँ करनी है, क्योंकि देखो अब तो काम हो चुका है इसका, यहाँ देखो रेजिस्टेंस पे आ चुका, इसका काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब ये रैली जो भगी है वो इसी एजम्पशन में भगी है कि 25 बेसिस पॉइंट तो मिनिमम सरकार इंक्रीज करेगी करेगी, 50 बेसिस पॉइंट भी कर दिया तो ये और ज्यादा भग जाएगा। तो ये तो मोमेंटम में है ही, तेजी में है। अब ये रेजिस्टेंस पे डेफिनेटली मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसने मेरे को अभी वीकनेस नहीं शो की है, टच किया है, हल्का सा नीचे आया है, लेकिन अभी वीकनेस नहीं आई है दोस्त, समझो आप बात को। मैं दिखाता हूँ उसको ट्रेड करना कैसे है। वीकली चार्ट पे आ जाओ। ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेके बाजार ऊपर गया था, ये हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, और ये जो लेवल है आपका, ये लेवल है आपका 3188 या 3168 है, तो 3200 ले लेते हैं हम राउंड फिगर में, सारा कंफ्यूजन ही दूर कर देते हैं, इसको हम 3200 ले लेते हैं। तो अब आप कहोगे सर आपका मतलब 3200 जाएगा, नहीं मैं एक ऐसा कह नहीं रहा 3200 जाएगा, लेकिन रास्ता खुला हुआ है, रास्ता खुला हुआ है। अगर ये 3000 या 3100 के आसपास आपको मिल जाता है, तो 100 पिप का स्टॉप लॉस लेके आपको जरूर एक शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए वहां पर, लेकिन अभी शॉर्ट नहीं करना है। अभी ये मेरे को लग रहा है एक बार ये 3000 और 3100 के आसपास जाएगा, तो 3100 के आसपास जरूर आप एक शॉर्ट पोजीशन बनाओ जीबीपी यूएसडी के अंदर। 3200 का एसएल दो क्लोजिंग बेसिस पे डेली चार्ट पे, यानी 3200 के ऊपर अगर डेली चार्ट पे क्लोज हो जाता है तो आउट, और नहीं तो ये आपको नीचे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यूरो यूएसडी का मैंने आपको नहीं बताया, ये देखो लास्ट टाइम भी मैंने एनालिसिस की थी, वीकली एनालिसिस, और आपको बताया था कि एक ये हायर हाई हायर लो वेव चल रही है, ठीक है, और ये वेव कहाँ जाके रुक सकती है, 1400 पे जाके रुक सकती है, कंपलसरी नहीं है। उससे पहले देखो ये भी एक रेजिस्टेंस है, जहां से ये बीच में लगा के नीचे आया है। ये लेवल मैं बता देता हूँ आपको, इस कैंडल का हाई है आपको 1184,
तो ये 1184 1200 तक ऊपर है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना चाहिए अभी शॉर्ट टर्म के अंदर मैं बताता हूँ। अभी जो इंस्टीट्यूशनल की सेलिंग है वो आपकी 1.100 के आसपास सेलिंग है, ठीक है। तो आपको 1.975 से 85 के बीच में आपको सेल करना चाहिए यूरो यूएसडी। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1.1000 का, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से ही आपको ये 1.0900 जरूर मिलेगा। 75 पिप कम से कम गिरेगा तो उसके अंदर आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन आपको नहीं बनानी है। फिर जब ये टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा तो हम वेट करेंगे यूरो यूएसडी के अंदर और नीचे गिरने का। कहाँ तक गिरने का? 837 से 817 जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे फिर हम एक बाइंग पोजीशन क्रिएट करेंगे। 700 का अपना एसएल लेके चलेंगे। अगर इसके नीचे बंद तो एग्जिट, नहीं तो 837 और 816 में बाय करके दोबारा हम तेजी खेलने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इस बार हम फिर 1100 के लिए बैठे हैं, 1200 के लिए बैठे हैं ऊपर, ठीक है ना। लेकिन बाय करना है 837 के आसपास ही, उससे पहले बाय में नहीं घुसना है आप लोग। समझ में आया आपको? यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको लेके चलता हूँ गोल्ड पे, फिर हम सीधे स्ट्रेटेजी पे चलेंगे। अब आपको मैं एक शब्द बार बार यूज करता हूं, अगर आप ध्यान देते होगे, क्लोजिंग बेसिस। क्या वर्ड बोलता हूं मैं? क्लोजिंग बेसिस। आज आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि क्लोजिंग बेसिस रखना क्यों जरूरी है। 2 मिनट दीजिए, लेट मी सम वाटर। क्लोजिंग बेसिस इसलिए जरूरी है, मैं काफी टाइम से एक लेवल एडवोकेट कर रहा हूँ सपोर्ट के लिए, 1935। मैं जितने भी लोगों से मेरी बातचीत होती है, क्लाइंटों से मेरी बातचीत होती है, उनको मैं एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ मार्केट के अंदर। गोल्ड मेरे से पूछते हैं, मैं कहता हूँ सर 1935 के नीचे अगर क्लोज हुआ तो ये 1900 भी जाएगा, 1870 भी आएगा। अगर ये 1935 के नीचे क्लोज नहीं हुआ तो ऊपर 1985 पहला टारगेट है, दूसरा 2001 का मेरा दूसरा टारगेट है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये 1935 के नीचे काफी देर ट्रेड किया और 1925 का लो लगा के आया, ये देखो यहाँ पे आया। फिर अगले दिन थर्सडे वाले दिन ये नीचे गिरा, पहले हाफ में ये नीचे गिरता रहा। तो ये जो सिनेरियो बनाया था ना इसने पहले हाफ वाला, ये इसमें यही लग रहा था कि अब ये 1900 मार जाएगा। मेरे भी सेंटीमेंट हिल गए थे फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को भी लगने लगा था कि यार ये 1935 के नीचे क्लोजिंग देगा और ये भाई 1900 की तैयारी कर रहा है। लेकिन सडनली शाम को डेटा में चेंजेस आए और ये आपका ऊपर एकदम भाग गया, ठीक है। तो क्लोजिंग क्या हुआ? क्लोजिंग 1935 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, 1935 के ऊपर क्लोजिंग दी। तो कई लोगों को मैंने बिकवा रखा था गोल्ड, सॉरी खरीदवाया हुआ था गोल्ड। तो जब उनका आया फोन, उनको मैंने 1948 के आसपास, ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था यहाँ पे खरीदवाया था, गिर गया था, मैंने कहा गिरने दो, 1935 हमारा स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे। तो जब ये इतना नीचे आ गया तो एक बार तो मेरे भी सेंटीमेंट हिल गए। उन्होंने बोला सर क्या करें, मैंने कहा सर रूल को फॉलो करेंगे, 1935 के नीचे हम पूरे दिन का वेट करेंगे। अभी चाहे 1925 पे क्लोजिंग दे, 1915 पे दे, 20 पे दे, जो भी लॉस हमको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हम वेट करेंगे क्लोजिंग बेसिस का। और हमें इस बात का बेनिफिट मिला कि हमने अपने पेशेंस को, अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ा और हम वेट करते रहे। ऊपर इसने क्लोजिंग दी और आपके सामने इसने कितना हाई लगा चुके थे, तो हम वी आर बैक इनटू दी प्रॉफिट्स। अब आगे के लिए क्या है? आगे के लिए क्या है? आगे के लिए सिंपल सा है सर, अगर 1935 का लेवल ये क्लोजिंग बेसिस पे, देखो यहाँ पे स्पाइक, जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए थे ना 35 के नीचे, 25 के आसपास, सबके एसएल खा के ऊपर भग गए। जब तक ये 1935 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक ये तेजी में है। 2001 तक ये जा सकता है, 2000 तक, पहली बात। दिसंबर तक या 2-3 महीने और, 2023 चल रहा है, 2024 मार्च तक, उससे पहले $2100 गोल्ड को आना चाहिए, ये मेरी अपनी प्रिडिक्शन है। और उससे पहले अगर एक कहाँ तक गिर सकता है, मैक्सिमम 1830 तक गिर सकता है मैक्सिमम, उससे पहले। लेकिन साल के एंड तक इसको $2100 तक मेरे हिसाब से गोल्ड को आना चाहिए वापस, ये मेरी अपनी एनालिसिस, अपनी कैलकुलेशन बताती है। लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ, मेरी जो साइकिल थ्योरी है वो बताती है। पहले भी जब ये 1800 कुछ चलता था, मैंने आपको 2075 के 2100 के टारगेट दिए थे। और अभी रिसेंट में आपको पता ही है हाई लगा के आया, 2067 का यहाँ पर है। कई ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे 80 का हाई लगाया, कहीं पे 81, किसी पे 75, किसी पे 78। हर ब्रोकर पे अलग अलग हाइज लगे हैं उस दिन, ठीक है ना। उसके बाद ये
नीचे आया है, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ या तो 1830 जाएगा और उसके बाद ये 2000 पकड़ेगा, या यहीं से ये 2100 हो जाएगा पहले, बाद में नीचे आएगा। लेकिन इसका 2050 से 2100 सॉरी 2100 के वापस तक लेवल तक जाना चाहिए, ये मेरी अपनी प्रिडिक्शन है। 2-3 बार मैंने आप लोगों के सामने प्रिडिक्शन की है, बाय गॉड ग्रेस, ऊपर वाले की कृपा से सही हर बार सारे लेवल्स अचीव हुए हैं, और इस बार भी मेरे को उम्मीद है कि लेवल्स अचीव होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। आज की जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी, जबरदस्त, पोजिशनल बेसिस प्रीमियम कंटेंट वाली स्ट्रेटेजी है, क्योंकि एनेक्सा वाले इसी बात के लिए पे करते हैं कि भाई हमारे आप क्लाइंट्स को एकदम प्रीमियम स्ट्रेटेजी बताओ, जो हम एडवांस क्लासेस में बताते हैं। तो एडवांस क्लासेस में तो और भी कुछ बताते हैं, आज मैंने आपको एक कंटेंट जो कोरिलेशन का है, ये मेरा प्रीमियम कंटेंट है जो मैं आपको एडवांस में बताता हूँ एडवांस क्लासेस में। अभी तो सिर्फ मैंने उसको ओवरव्यू दिया है, इसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें हैं। कोरिलेशन स्ट्रेटेजी को कैसे ट्रेड करें, बास्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कैसे ट्रेड करें, ये सारे हमारे एडवांस कोर्स का पार्ट है। ठीक है ना, वैल्यू एरिया ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मतलब इंस्टीट्यूशंस कौन से लेवल्स पे शॉर्ट मारते हैं, कौन से लेवल पे बाय करते हैं, वो सारे हम एडवांस कोर्सेज के अंदर कवर अप करते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अब तो हमारा बैच ऑलरेडी चल रहा है, काफी आगे निकल गया है, तो अगर कोई भी नए बैच में ज्वाइन होना चाहता है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जिस्टिंग बैच में जो छूट गया उसको मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा। अगर मान के चलो एनेक्सा वाले आपको एग्जिस्टिंग बैच में डाल देते हैं तो मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, ब्रोकर को मना कर देना क्लियर, या तो नया बैच चालू करवाओ। ठीक है ना, क्योंकि मैं रिवाइज नहीं कराने वाला, क्योंकि एग्जिस्टिंग बैच में जो लोग आगे आगे, ठीक है ना। अब आप नए बैच में अगर आप आना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एनेक्सा forex-with-ankit-gold.com पे जाके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये सारी स्ट्रेटजीज, वैल्यू एरिया ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, फॉरेक्स बास्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग स्ट्रेटेजी सब सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो पूरा हमारा सेशन चलता है, 2 से 3 महीने का सेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम मैक्सिमम जोर देते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस के ऊपर क्या है, आप मान के चलो मैंने आपको कोई थ्योरी बताई, वो थ्योरी हो सकता है यूट्यूब से भी सीख सकते थे, कहीं और से भी सीख सकते थे, लेकिन क्या यूट्यूब के बेसिस पे आप एक्सपर्ट बन जाओगे? अगर मैं आपको बोलूं, हम सपोज महाभारत काल के अंदर हैं, और महाभारत काल के अंदर अगर मैं आपको बोलता कि भाई तलवार चलाना सीख लो यूट्यूब पे, सपोज समय यूट्यूब होता, मान के चलो एक बार को, तो अब तलवार चलाना सीख लेते आप 100 लोगों की योद्धाओं की फोर्स खड़ी है, 2000 योद्धा खड़े हैं आपके सामने, आप मार लोगे उनको यूट्यूब से सीखकर? आपको ये नहीं पता कि किस एंगल से मेरे को काटना है, 45 डिग्री के एंगल से काटूंगा तो किस लेवल से कटेगा बंदा, कैसे क्या होगा, कितना मारूंगा, कैसे सेल्फ डिफेंस करूंगा, तो वो सब प्रैक्टिकलिटी आपको कब आएगी, जब आप खुद मैदान में उतरोगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कोर्स के अंदर, भाई आपको टाइम देते हैं, भाई प्रैक्टिस करो, 1 हफ्ता प्रैक्टिस करो इस थ्योरी के ऊपर, इसके ऊपर आप ट्रेड डालना चालू करो। ट्रेड डालने के बाद देखो कि क्या होता है, ट्रेड डालने के बाद ट्रेड आपके फेवर में जाता है, अगेंस्ट में जाता है, अगेंस्ट जाता है तो आप क्या एक्शन लोगे, क्या एडजस्टमेंट करोगे। तो बिल्कुल वो जो लाइव इन्वायरमेंट है ना, जो बच्चा उसको प्रैक्टिस करता है उसके लिए बड़ा फ्रूटफुल है। जो बहाने मारता है कि भाई नहीं आज शादी थी, आज बर्थडे था, आज एनिवर्सरी थी, फलाना हो गया ढिमका हो गया, उसके लिए कोई भी समझदार नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन जो सीरियसली इस बिजनेस को लेता है वो इसमें एम्पल पैसा कमा सकता है। तो वो चीजें हम इसके अंदर बताते हैं जो आपको पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना, हिंदी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज की स्ट्रेटेजी ऐसी ही पोजिशनल स्ट्रेटेजी है, देखने में मजा आएगा, समझने में मजा आएगा, ट्रेड करोगे आपको लगेगा कि यार एक ही पोजीशन 15-15 दिन चल रही है, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। अगर ये आपके अंदर कलाकारी है कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेटेजीज लगा के आप री एंट्री ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पे दोबारा बाय के ट्रेड, अगर मान के चलो पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर बाय चल रहा है तो बाय के अंदर कितनी बार आप बाय ले सकते हो, कितनी बार री एंट्री, ये तो ये सब सारा हम लोग कवर करते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने उस बेसिक स्ट्रेटेजी को भी फॉलो कर लिया तो पैसे आप गारंटेड 20 पिप डेली निकाल लिए, 10 करेंसी पेयर में एक स्क्रीन पे लगा लो, जिस करेंसी पेयर में आपको 20 पिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब उस ट्रेड मिल रहा है, आप ले लो। तो आपका, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 200 पिप मिल जाएंगे, 100 पिप, मरे से मरा आपको 50 पिप पर डे कहीं नहीं गया। और 50 पिप पर डे का मतलब होता है महीने का 1000 पिप। मैं कह रहा हूँ उसको भी उड़ा दो, किस दिन लॉसेस भी लगेंगे, किस दिन कुछ भी होगा, 500 पिप भी उड़ा दो आप, 500 पिप तो बचेगा। 500 पिप क्या कम होते हैं महीने के, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजी पे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर लेना है स्मूथेड हैकिनेशी, स्मूथेड हैकिनेशी बाय सैम एक्स, ये वाला इंडिकेटर लेना है। आप देखो हैकिनेशी जो होता है ना, बेसिकली कैंडल का एडवांस वर्जन है हैकिनेशी। कैंडल्स काम करते हैं आपके ओपन हाई लो क्लोज डेटा पे, ये भी आपका उसी डेटा पे काम करता है, लेकिन इसकी ओपनिंग प्राइस अलग कैलकुलेट होती है और इसकी क्लोजिंग प्राइस अलग कैलकुलेट होती है। जो ओपनिंग प्राइस होती है वो पिछले डेटा का एक एवरेज प्राइस होता है,
ठीक है ना, वो पिछले डेटा का एक एवरेज प्राइस होता है इसकी ओपनिंग, और जो इसकी ओपनिंग होती है वो हमेशा पिछले कैंडल, मान के चलो ये आपने इंडिकेटर लगा लिया, पहले थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ये आपने एक कैंडल बनाया, ये आपका सिंपल कैंडल है, सिंपल कैंडल है आपका। हैकिनेशी कैंडल क्या होता है? हैकिनेशी कैंडल की जो ओपनिंग होगी वो इस कैंडल के मिडिल से चालू होगा, मिडिल से चालू होगा ओपनिंग इसकी, फिर हाई लो जैसा भी बनाए वो बना देगा, लेकिन हैकिनेशी कैंडल हमेशा मिडिल से चालू होता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पर भी मैं आपको कभी वीडियो आपको लेकर आऊंगा हैकिनेशी के ऊपर। अभी आपको खाली इंडिकेटर लगाना है, हैकिनेशी इंडिकेटर लगाना है, सेटिंग में जाना है आपको, इनपुट्स में जाना है आपको। यहाँ पे आपको एक पैरामीटर मिल रहा होगा हैकिनेशी प्राइस इनपुट स्मूथिंग लेंथ 50 पीरियड, यहाँ पे 50 कर देना, और जो सेकंड स्मूथिंग लेंथ है इसको भी 50 कर देना। ठीक है ना, आपको दिमाग नहीं लगाना है कि 50 क्यों किए, किस लिए किए, सब मैंने ऑलरेडी करके आपको दे रहा हूँ मैं आपको। 50-50 कर दो उसको, कुछ नहीं करना है, ओके कर दो। एक मूविंग एवरेज आपको लगानी है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सब आप लगाना जानते हो, उसका पैरामीटर आप चेंज कर देना 1000। 1000 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेरे को चाहिए, नथिंग एल्स। अब स्ट्रेटेजी क्या है उसके लिए हम चलते हैं। थोड़ा सा बैक टेस्ट डेटा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, री एंट्री भी आपको बताऊंगा कैसे लेनी है आपको। 1000 देखो यहाँ से लेते हैं, पकड़ते हैं। अब वो करना क्या है, देखो ये जो आपको पर्पल कलर का हैकिनेशी कैंडल दिख रहा है, ये जब 1000 पीरियड मूविंग एवरेजेस के नीचे आ जाएगा, यानी इस कैंडल का पूरा हाई इस 1000 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे। अच्छा, एक इंडिकेटर और लगाना है, सॉरी मैं भूल गया इसके अंदर, SSL एक्सटेंडिडो इंडिकेटर पोर नील, ये वाला इंडिकेटर आपको लगाना है। इस इंडिकेटर को लगाने के बाद मैं मार्किंग कर देता हूँ आपकी, इसकी सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग में आपको टॉप बैंड लेंथ 10 करना है, लोअर बैंड लेंथ आपको 8 करना है आपको। ये पैरामीटर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंखों में बसाना है आंखों में बसा लीजिए, हो गया। अब ये जब हैकिन ऐशी कैंडल्स 1000 पीरियड की मूविंग एवरेजेस को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करेगा, और यहाँ पे आपको जब बेरिश कैंडल बेरिश सिग्नल नजर आएगा, तो जिस कैंडल पे जहाँ पे सारी कंडीशन जिस जिस चीज पे मैट कर रही हैं, जिस कैंडल पे मैट कर रही हैं, उस कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। इस कैंडल का लो है 1.1000। टारगेट क्या होगा ये आप लोगों को डिसाइड करना है। जर्नली इसमें टारगेट 100 पिप के भी मिल सकते हैं, 200 पिप के भी मिल सकते हैं, और कई बार 30-40 पिप के मिलके भी ये वापस पलट सकता है। तो नॉर्मल मैं ये रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग में आप 30 से 40 पिप का टारगेट लेके चलें, जो कि सफिशिएंट है आपके लिए। उसके बाद आप चाहें अपना दिमाग लगा के इसको बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैं 30-40 पिप ले रहा हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा 1.100 पे, नीचे कितना लो लगाया 1.0943, 40 पिप मिल गए, और बल्कि ज्यादा मिल गए। देखो और लो कितना लगाया 941, वही उसी आसपास लगाया है। तो आपका टारगेट पहला तो अचीव हो गया। दूसरी बात, री एंट्री कब लेनी है? मान के चलो ये जो हैकी नैशी वाला इंडिकेटर है ये आपका 1000 पीरियड मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है, देख रहे हैं जैसे आप, और प्राइजेस प्राइजेस अगर 1000 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए, जाने दो उसको ऊपर, हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ऊपर जाने के बाद जब पहला रेड कैंडल हमें मिलेगा, पहला रेड कैंडल हमें मिलेगा, उस रेड कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट मारेंगे। तो ये हमें पहला रेड कैंडल मिला, इसके लो के नीचे हमने बेचा, यहाँ से हम 20 पिप का टारगेट लेंगे, मात्र 15 से 20 पिप, 15 से 20 पिप मिल जाएंगे तो ये हमारी एक्स्ट्रा अर्निंग है। ठीक है ना, ये हमें एक्स्ट्रा मिल गए। चलो ऊपर, फिर देखो यहाँ पे दोबारा ऊपर गया, ये पहला रेड कैंडल ये मिला, इसका लो नहीं कटा, फिर यहाँ पे रेड कैंडल मिला, इसका लो कटा, यहाँ से 20 पिप मिल गए, काम खत्म, 40 पिप हो गए हमारे प्रॉफिट बुक टोटल। जो कितना नीचे आ गए, कितना लो लगा दिया 900 का लो लगा दिया, और कितना लो लगा दिया 848 का, और भी ये नए लोस बनाते जा रहा है, गजब। 810, 762। तो आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त पोजिशनल सिस्टम है। अब
तीसरी एंट्री कब लेनी है आपको? ये तो 2 बार तो आपको कैंडल के बेसिस पे लेनी है, आप तीसरी एंट्री समझ लो। जब ये हैकिन ऐशी की जो इंडिकेटर है, ये जब 1000 मूविंग एवरेज पीरियड को टच कर लेगा और यहीं पर ही अगर आपको कोई बेरिश कैंडल मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट पोजीशन लेनी। दोबारा समझ लो, ये जो हैकिन ऐशी कैंडल इंडिकेटर है, ये जब 1000 पीरियड मूविंग एवरेज को टच करेगा, ये जब 1000 पीरियड मूविंग एवरेज को टच करेगा, ठीक है, तब हमें यहाँ पे शॉर्ट मारना है और 20 पिप का टारगेट है। देखो 20 पिप का टारगेट हमें मिल गया। अभी भी देखो कितना नीचे आ गए। अब जितने दिन भी नीचे चल रहा है दोस्त, उस दिन हर दिन आपको सेल की एंट्री लेनी है। सिंपल सेल की एंट्री लेनी है। कैसे लोगे कैसे नहीं लोगे ये आपको दिमाग लगाना है। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, ठीक है ना। अब आप ये सोचो आपको गाड़ी से चलना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, पैदल जाना है, आप देखो आपको कैसे क्या करना है। ये देखो यहाँ पे देखो हैकिन ऐशी जो कैंडल्स हैं, ये लाइन है, ये 1000 पीरियड मूविंग एवरेजेस को उसने काटा। 1000 पीरियड मूविंग एवरेजेस को नीचे से ऊपर की तरफ काटा। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का एरो मिल गया। कहाँ पे मिला? इस कैंडल के आसपास में, यहाँ पे मिला, ठीक है। अब इससे पहले क्या हाई लगा हुआ था? ये वाला हाई। तो इस हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। मैं एकदम आपको ये नहीं कहूंगा बॉटम पे बाय करेंगे, मैं तो बल्कि उल्टा चलता हूँ। मैं तो और हाई पे बाय पकड़ता हूँ। ये हाई पकड़ो, इस हाई का, इसका हाई क्या है? 753। इसके ऊपर हमने बाय किया। कितना हाई लगाया? 779। फिर नीचे आ गया। अब समझना, 753 पे आपने बाई किया, 779 का हाई लगाया, 40 पिप का टारगेट पूरा हुआ नहीं। अब बात आती है सर एसएल कहाँ लगाएंगे? अब मैं आपको ये स्टॉप लॉस वाली केस स्टडी दिखा रहा हूँ, समझ लेना उसको आराम से। जब ये हैकिन ऐशी कैंडल आपका 1000 पीरियड मूविंग एवरेज को वापस कट करेगा, हमारी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पहले सेल की कैंडल दे दी, तो यहाँ पे इस कैंडल का लो, इसके बीच में और इसके बीच में जहां पर भी हमें लो मिलेगा, इस लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे और जो हमने बाय पोजीशन ली हुई है उससे एग्जिट करेंगे। बाय कहाँ किया था? 754 ले लेते हैं हम, 754, एक पिप का स्प्रेड भी लगा लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट करेंगे हम 705, एक पिप का स्प्रेड यहाँ भी लगा लो। कितना लॉस हो गया आपका? मोटा मोटा 50 पिप का। 705 पे आपने बेचा है, 50 पिप का लॉस हो गया आपको। अब आप क्या करोगे? अगर आपने वहां पे 0.01 का अगर आपने लॉट लिया हुआ था बाय साइड, तो आप सेल साइड लोगे 0.02। सेल साइड कितना लोगे आप? 0.02। तो 705 पे आपने शॉर्ट किया, डबल क्वांटिटी कर दिया आपने। नीचे कितना लो लगाया? 675। आप समझना, 675 लगाया, यानी आपको कितना मिला? 25 से 30 पिप मिल रहे थे आपको। क्वांटिटी कितनी थी? 0.02। तो उस हिसाब से अगर मैं पिप के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो कितना हो गए? 55 से 60 पिप हो गया आपका। तो अभी तो खाली आपका लॉस ही कवर हुआ है, प्रॉफिट में तो आप अभी आए नहीं। फिर ये देखो यहाँ पे बाय देने की कोशिश करी, हम बाय नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे हमें कहीं भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला और अभी भी पोजीशन सेल में। नीचे लो कितना लगाया? 668। और कितना लो लगा दिया? वही 668। अब देखो यहाँ पे बाय दिया, यहाँ पे बाय दिया, ये आपका एरो दे दिया बाय सिग्नल का, यहाँ पे हमने बाय किया। यहाँ पे बाय कितने पे मिला? 733, 1.0, सॉरी 1.0733। अब आप समझो, आपने बाई किया, फिर आपने शॉर्ट किया। शॉर्ट किया तब आपको लॉस लगा 50 पिप का। आपने शॉर्ट कहाँ किया था? 1.0705 पे। यहाँ पे आपने सेल किया था कितना? 0.02। अब यहाँ पे आपको बाय मिला, तो टारगेट तो हिट हुआ नहीं ना इसके अंदर, लॉस सिर्फ लॉस कवर हुआ था। लेकिन हमने वो लॉस भी कवर नहीं किया अपना। हमने कहा हम टारगेट 20 पिप और ऊपर लेंगे हम, मतलब प्रॉफिट भी कमाएंगे जो हमें नहीं मिला, ठीक है ना। तो हमने यहाँ किया कि 733 पे अब जो सेल की पोजीशन थी वो हमने लॉस में काट ली। यहाँ पे बाय पे कितने पिप लॉस और हो गया? 33 पिप का लॉस और हो गया। 33 और 50 कितना हो गया? 83 पिप। अब यहाँ पे लॉट साइज कितना कर देंगे हम? 0.03 बाई करेंगे। अब हम पूरा मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट समझा रहा हूँ मैं आपको। 733 पे बाई किया, हाई कितना लगाया? 786। अभी भी बात नहीं बनी। अब हाई कितना लगा दिया? 790। 790 माइनस 733,
कितना हो गया 57 पिप। 57 पिप कितना, एक लॉट पे, मल्टीप्लाई कर दूं 3 पे कितना हो गए 171 पिप। लॉस कवर, लॉस कवर, सारा लॉस कवर हो गया आपका। चलो मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ अभी सर, नहीं हुआ क्योंकि वहां पे हमने 2 लॉट लिए थे, पीछे पीछे हमने 2 लॉट लिए थे, सिंगल लॉट नहीं लिया था। अब देखो 823 का हाई लगा दिया, अब लॉस कवर नहीं कवर, अब कोई बात नहीं। कितना हाई लगा दिया 864, अब तो हो गया होगा कवर, लॉस भी कवर हो गया, प्रॉफिट भी आ गया। अब तो नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी ले लो आप। 948 का हाई लगा दिया, अब तो डेफिनेटली हो गया होगा सर, अब इतना लालच मत करो। 970, ठीक है ना, और अभी बाय में चल रहा है। तो 733 से 941 क्लोजिंग ले रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट 200 पिप ले लो आप। 200 पिप मिल गया, 0.03 का लॉट है। अब तो हो गया होगा यार, अब तो बेशर्मी मत दिखाओ कि नहीं सर अभी भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटेजी है दोस्तों आपकी, और ये जबरदस्त है। अभी तो इसमें मैंने री एंट्री नहीं ली पकड़ी है, अभी तो सीधा सीधा दिखाया है। री एंट्री पे भी मैं बाय करता तो वहां से भी 20-20 पिप करके भी करता, तो कुछ लॉस मेरा वहां भी कवर होता, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करोगे, पेशेंस के साथ काम करोगे, तो डेफिनेटली आपको जैकपॉट स्ट्रेटेजी है। आप चाहे यूरो यूएसडी में इसका इस्तेमाल कर लो, जीबीपी यूएसडी कर लो, एयूडी कर लो। गोल्ड के अंदर आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े मूवमेंट के अंदर अगर ये बहुत टाइम बाद जाके आपको बाय सेल देगा तो 15-20 पॉइंट खा जाएगा गोल्ड आपके, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। तो गोल्ड के लिए टाइम फ्रेम चेंज करके देख लेना, मैंने चेक नहीं किया, अपने एंड पे चेक कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपको स्ट्रेटेजी में मजा आया होगा, बहुत सारा नॉलेज ज्ञान आपको सीखने को मिला होगा। अगर आप अपना लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो आप हमारे एडवांस कोर्सेज के अंदर आएँ, और अगर नहीं तो वीकली एनालिसिस के माध्यम से भी आप हमारे एनालिसिस को एंजॉय करें, पैसा बनाएं, सीखें। थैंक यू सो मच।